तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो देश के अंदर बनने वाले एक ब्रांड न्यू हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो कि होने वाला है मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसका डीपीआर बन गया है और इसे अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास में भेजा गया है अप्रूवल के लिए। यानी इस प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट सीरियसली काम कर रही है, ये नजर आ रहा है। वैसे दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र अपने अंतर्गत बनाएगी यहाँ पर। इसके वजह से अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो मुंबई के रूट में से निकलने वाले टोटल 2 हाई स्पीड प्रोजेक्ट बन जाएंगे। एक तो होगा मुंबई अहमदाबाद प्रॉपर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, उसके बाद में होगा ये मुंबई नागपुर वाला प्रोजेक्ट जो कि इंटीरियर महाराष्ट्र को बहुत बेनिफिट देगा। और साथ साथ पुणे नासिक के बीच में भी हाई स्पीड रेल चल रही है, तो नासिक में भी 2 इंटरचेंजेस बनेंगे, साथ साथ मुंबई में भी 2 हो जाएंगे। अब दोस्तों किस तरीके से एग्जैक्ट डिजाइन है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे मेनली ये एग्जिस्टिंग बुलेट ट्रेन स्टेशन के साथ में इंटरचेंज बनाया गया नहीं, और ये हाई स्पीड रेल है बुलेट ट्रेन नहीं। यानी कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड सिग्निफिकेंटली ज़्यादा तो होगी लेकिन बुलेट ट्रेन वाली नहीं होगी। अब इसके कारण चीज़ें जो है वो समझने को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट सीरियसली काम इस चीज़ के ऊपर कर रही है वो नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों और ये भोपाल मध्य प्रदेश से, जहाँ का पहला डबल डेकर 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर जल्दी कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है और सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत इसको पैसे दिए जाएंगे बनाने के लिए। तो ये कंस्ट्रक्ट होगा सीवेज पंप हाउस लोखेड़ी से लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विसर्जन घाट तक। और यहाँ पर इसके वजह से ये रोड एक के ऊपर एक गुजरेगा, एक डबल टियर इस तरीके से, जहाँ पर 306 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए जाएंगे। 2900 मीटर या 2.9 किलोमीटर की ओवरऑल लेंथ होगी, 26 मीटर की विड्थ होगी। ये जो एरिया जहाँ पे ये गुजर रहा है ये एक कमर्शियल एरिया है, बिजी एरिया है, ट्रैफिक जैम का ये जंक्शन है। इसकी वजह से प्रायोरिटी बेसिस पे इसको बनाने का काम अब किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या एमएससीडीसीएल से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो प्रपोज कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 5102 करोड़ रुपीस के। और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो पुणे सर्कल के लिए ही होंगे, पिंपरी चिंचवड़ एंड पुणे रूरल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली 2 लाख नए इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हर साल देने का प्लान है, 37 नए सबस्टेशंस, 23 नए पावर ट्रांसफार्मर्स और 4688 किलोमीटर्स के हाई प्रेशर और 2558 किलोमीटर्स के लो प्रेशर अंडरग्राउंड केबल्स यहाँ पर लगाने की बात कही गई है। तो ऑब्वियसली बढ़ते ज़रूरतों के साथ में हर डिस्कॉम को ज़रूरी है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बन पाए। वैसे भी हमारे देश के अंदर जो है बिजली बनाने की दिक्कत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उससे बिजली हम बना लेते हैं। हमारे पे डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है, डिस्कॉम्स जो स्टेट रोन है ज़्यादातर वो बहुत बेकार तरीके से काम करती है। तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली से, जहाँ पर 400 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली के अंदर पहुँच गई है जस्ट G20 समिट के पहले। और इसकी वजह से दिल्ली में अब टोटल 800 इलेक्ट्रिक बसेस बन गई है, और जबकि दिल्ली गवर्नमेंट का टोटल प्लेस्ड ऑर्डर वैल्यू 1500 बसेस का हो गया है। यहाँ पर फेम सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत ज़्यादातर व्हीकल्स आई है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि इतनी ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली को मिली है। G20 के अंतर्गत आप सब जानते हो दिल्ली में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है रिसेंटली, और ये एक बड़ा एडिशन होगा उसी के अंतर्गत। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता से, जहाँ पर पेनाकल इन्फोटेक सॉल्यूशंस जो एक आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, इन्होंने कहा कि वो एक्सपांड करेंगे अपना बेस शहर में और यहाँ पर अपनी वर्कफोर्स को बढ़ाएंगे 12,000 तक अगले 6 साल के अंदर। यहाँ पर दुर्गापुर के अंदर बेस्ड अपना एक इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉल्यूशन फर्म बनाएंगे, और ओवरऑल ये स्टेट की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA से, जिन्होंने कहा है कि वो मदद करेंगे मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या MBMC को अपने रोड्स के कॉन्क्रीटाइजेशन के लिए, और अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर ऑफ इंटीरियर एंड RTL रोड्स को ये कॉन्क्रीटाइज करेंगे, और 3.16 बिलियन रुपीस इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, या 3160 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों ये ऑब्वियसली बड़ा प्रोजेक्ट है, 22 किलोमीटर के हिसाब से ऑब्वियसली बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये जो अमाउंट है दोस्तों ये वैसे अभी पूरे के पूरे यहाँ पे सिर्फ मीरा भाईंदर की नहीं है, पूरे मुंबई के इंटीरियर रोड्स को यहाँ पे कॉन्क्रीटाइज करने का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लिया था कुछ महीनों पहले, ये उसका भाग है। तो एक्जैक्टली कॉस्ट इतना बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन थोड़ी अजीब बात है कि MMRD जो खुद रोड्स बनाने के अंदर आप सब जानते हो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, वो एक और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हेल्प करने वाली है। हालांकि जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे वो बड़े वैल्यू पे थे, जिसके जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, और जो बड़ी कंपनी है शापोजी पलोनजी टाटा ये सब पार्टिसिपेट कर रहे थे इन कामों के अंदर, जिसकी वजह से ये बेहतर तरीके से हो पा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट से है, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है 5 एकड़ लैंड का अलोकेशन ओखला के अंदर MCD सेटअप करने के लिए, जहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज बनेगी। तो वैसे दोस्तों ये 20 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है, जिसमें से 5 एकड़ का पोजीशन देना था यहाँ पे, जो कि दे दिया गया है। अब इसके वजह से होगा ये कि ये एक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली के आसपास
कैंपस में जो कचरा बन रहा है उसको सेग्रीगेट और जो भी उसका प्रॉपर डिस्पोजल होता है वो करने में मदद करेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर एक बड़े अपडेट से रिलेटेड है, जहाँ पर जल्दी रक्षा भवन का डेमोलिशन होने वाला है और साथ साथ एक न्यू कॉमन सेक्रेटरीट बिल्डिंग इसके ऊपर बनेगी। अब जो लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की डिटेल्स को जानते हैं तो यहाँ पर जो पुरानी ऑफिस बिल्डिंग्स राजपथ के आसपास में है इनको बहुत सारे लेवल्स पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके नई बड़ी बेहतर तरीके से बनी हुई बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है और एक सेंट्रल सेक्रेटरीट बन रहा है जहाँ पर काफ़ी सारी गवर्नमेंटल ऑफिस जो दिल्ली के अलग अलग कोनों में आज के देश में हज़ारों करोड़ के रेंट भर रहे हैं हर साल, वो एक जगह पे लाए जाएंगे। तो इसी के अंतर्गत रक्षा भवन जो बहुत पुराना है वो गिराया जाएगा और न्यू सेंट्रल सेक्रेटरीट यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर CPWD को परमिशन भी मिल गई है 107 ट्रीज को हटाने के लिए और वैसे यहाँ पे उनको रिप्लेस एंड ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। इसके अलावा जो मेजर कंसल्टिंग्स है CCS बिल्डिंग 1, 2, 3 की वो लार्जेस्ट साइज में बनेगी और साथ साथ जो नेशनल कॉलेज ऑफ डिफेंस यहाँ पर मौजूद है उसके लिए भी कॉम्प्लेक्स बनेगा KG मार्ग के ऊपर। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बिल्डिंग्स के बाद में ये एक मेजर अपडेट है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे देश के जम्मू एंड कश्मीर इलाके से है, जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टनल कंपोनेंट जो है उसके बनने की खबरें हमें मिल रही है। तो यहाँ मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ शुद्ध महादेव गोहा खेलानी छत्रु खानाबल हाईवे प्रोजेक्ट की और ये दोड़ा और शितेश्वर के डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्टेंस को 30 किलोमीटर से कम करेगा। तो यहाँ पर ऑल वेदर ये रोड जो है वो धीरे धीरे अभी अपनी शेप लेना शुरू कर चुका है। वैसे 2 लेन का ही रोड ये है लेकिन टनल्स वगैरह के कारण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन बनेगा यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने LOI लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया है एक चेन्नई बेस्ड कंपनी को एक नया मेगा वाटर प्रोजेक्ट के लिए, जो कि बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने का प्रोजेक्ट होगा। तो ये मल्टीपल फेजेस वाला प्रोजेक्ट है जिसमें से ये फेज 1 है और अमृत या अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फंड्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत हद तक आते हैं और चेन्नई के अंदर दोस्तों वाटर को जो है प्यूरिफाई करके ड्रिंकिंग के लिए प्रोवाइड करने की थोड़ी एक्सपर्टीज है, यहाँ पे कंपनी वैसे बेस्ड है। इसकी वजह से ये MOU साइन किया गया है। 10 वर्किंग डेज के अंदर होगा ये कि जो वर्क ऑर्डर है वो एक्सेप्ट किया जाएगा इस कंपनी के द्वारा, जिसके बाद में 511 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सिलीगुड़ी के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बेहतर बनाने के लिए। ये प्लांट बनेगा एक एग्जिस्टिंग वाटर प्लांट के पास में ही जो कि फुलबारी में मौजूद है और 40 to 45 mld पानी जो यहाँ पर अभी मिलता है उसके कंपैरिजन में 75 mld पानी यहाँ पे डेली बनना शुरू हो जाएगा। आज के आसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो जूनियर साइंटिस्ट पूछते हैं Why is government scared of auto unions in Mumbai? What can be done to end control of these unions? तो देखो यार दोस्तों गवर्नमेंट ऑब्वियसली डरेगी क्योंकि उनको उसके सपोर्ट की ज़रूरत है। बड़े यूनियंस जो भी होते हैं जिसके अंदर हज़ारों लोग इस तरीके के लोग एम्प्लॉयड होते हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं, वो कभी भी बड़ा वोट बैंक बनते हैं क्योंकि उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर हमारे देश के अंदर हम पॉलिटिक्स को देखें, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो रिलीजन बेस्ड हो, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है या पॉलिटिशियंस जो है वो एक पर्सन को एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट करती है? क्योंकि अगर उस कम्युनिटी के अंदर के जो भी कंट्रोलर्स है उनको अगर आप कन्विंस कर लो तो उसके बाद में जो पूरे कम्युनिटी के वोट्स आप इजीली हैंडल कर सकते हो। ऑटो यूनियंस के साथ में भी ये होता है। अब जो लोग मुंबई में रहते हैं या कहीं पे भी रहते होंगे उनको पता होगा कि ऑटो के जो स्टैंड्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। इन स्टैंड्स पर जब ऑटो वाले जाते हैं तो उनको वहाँ पर हर बार जाने का थोड़ा बहुत जो है मंथली का किराया देना पड़ता है या मंथली एक काइंड ऑफ हफ्ता डरा देना पड़ता है। वो कहीं पे भी जो है किसी भी स्टैंड में कोई भी ऑटो वाला रुक नहीं सकता। तो इसकी वजह से एक बड़ा सा ग्रुप, एक बड़ी सी टीम बन जाती है और ये जो यूनियंस होते हैं, स्टैंड होते हैं, इनका प्रधान होता है, इनका सेक्रेटरी होते हैं। तो ये जो लोग हैं अपने स्टैंड के अंदर जितने ऑटो वाले जो 100 से लेकर 1000 की संख्या में हो सकते हैं, इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके वोट्स को यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इनको हाथ में ही हाथ लेकर चलने को ज़्यादा बेहतर मानती है। मुंबई जैसे शहर के अंदर 4 लाख से ज़्यादा ऑटोज़ है और 4 लाख वोट कम नहीं होते और कुछ ऑटोज़ जो है वो मल्टीपल ड्राइवर्स भी चलाते हैं, तो नंबर ऑफ ऑटो ड्राइवर्स उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसलिए गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं पर इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं दे सकती। फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने की वजह से इनका नुकसान होगा तो इनके वोट जा सकते हैं। यूनियंस वाले जो है वो उस टाइम पे नखरे करेंगे, ये इशू आएगा। सिमिलर चीज़ पहले पास्ट में हुई है। फॉर एग्जांपल मिल वर्कर्स के अंदर मुंबई में बहुत इशू आता है जहाँ पे यूनियन ओवर पावरफुल बन गई थी, लेकिन एक समय के बाद में जब लिमिट टूट गया तो वो इंडस्ट्री खत्म होने लगी और जो है कहीं ना कहीं पर वो यूनियंस डिस्ट्रॉय हो गए। रेलवेज़ के अंदर भी ये दिक्कत एक्चुअल में एक समय में बहुत ज़्यादा बड़ी थी जहाँ पर रेलवे यूनियंस कुछ भी करती थी, लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं पर उनके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। सेम चीज़ हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर भी है जहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो बड़ी बड़ी यूनियंस है ऑर्डिनेंसेस के अंदर वो
काम ठीक से करने को नहीं मानती है, और अभी प्राइवेटाइजेशन का विरोध भी इसीलिए हो रहा है। सेम चीज़ बहुत जगह पे होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को जो है बहुत बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इन दी एंड ऑफ द डे एक पॉलिटिशियन काम जो होता है वो अगला इलेक्शन जीतना होता है, तो उसके अंदर वो दिक्कतें प्रोड्यूस होते हुए नहीं देखना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जिसके जरिए अगर आप फर्स्ट होते हो कोई न्यूज़ देने वाले तो आपको क्रेडिट्स मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प के अंदर। बाकी कमेंट्स में मुझे जो भी सजेशन है वो ज़रूर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।